आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक रासायनिक संयोजन के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में वैसे 5 नियम हैं, पर एनसीईआरटी में 4 दिए हुए हैं। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इंग्लिश में बोलें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड आता है स्थिर संघटन का नियम, स्थिर संघटन का नियम। इंग्लिश में बोले तो डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। थर्ड लॉ आता है गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। फोर्थ आता है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, प्रपोर्शन। फिफ्थ आता है गैलुसेक का नियम, गैलुसेक का नियम, गैलुसेक का गैस या आयतन संबंधित नियम। गैलुसेक का जो ये नियम है वो आइडियल गैस के लिए आयतन पर गैलुसेक लॉ। ये 5 नियम है केमिकल कॉम्बिनेशन के। तो अपन पहला ले लेते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यह नियम क्या बोलता है? यह नियम बोलता है किसी भी भौतिक या रासायनिक परिवर्तनों की क्रिया में भाग लेने वाले सभी पदार्थों के कुल द्रव्यमान क्रिया के बाद बनने वाले उत्पादों के कुल द्रव्यमान आपस में बराबर होते हैं। एक बार मैं लिख लेता हूं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ए लुईसचर ने दिया था, ए लुईसचर ने दिया था। इनके अनुसार क्या है? द्रव्यमान सभी भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों में क्रिया में भाग लेने वाले सभी पदार्थों के कुल द्रव्यमान क्रिया के पश्चात बनने वाले सभी पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। मीन्स ये क्या बोल रहा है? पहले भौतिक, अपन भौतिक का एग्जांपल ले लेते हैं। भौतिक का जैसे आइस लिया, हमने एक बीकर के अंदर 250 ग्राम आइस लिया, उसको गर्म किया, वो पानी में बदल गया, 250 ग्राम पानी। तो ये नियम क्या कहता है? भौतिक परिवर्तनों में क्रिया में भाग लेने वाले सभी पदार्थ, क्रिया में भाग कौन ले रहा है? आइस ले रहा है। तो इसका द्रव्यमान क्रिया के पश्चात बनने वाले पदार्थ, बनने वाला पदार्थ कौन सा है? पानी। इसका और इसका द्रव्यमान बराबर होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब ये दूसरा टॉपिक बोल रहा है रासायनिक, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक वैज्ञानिक हुए थे लेंटोड, उन्होंने एक ट्यूब बनाई थी जिसको लेंटोड ट्यूब बोलते हैं, एस शेप की थी।
इन्होंने एक तरफ भरा AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, एक तरफ भरा सोडियम क्लोराइड। ट्यूब के एक तरफ AgNO3 भरा, एक तरफ NaCl भरा, दोनों अलग अलग है, अभी रिएक्शन हुई नहीं है। तो इन्होंने पहले इस ट्यूब को वजन कर लिया, द्रव्यमान ले लिया, फिर इन्होंने ऐसे टिल्ट करके इसको मिक्स किया तो ये रिएक्शन कंप्लीट हुई। रिएक्शन क्या बनी? AgNO3 प्लस NaCl, तो ये बना NaNO3 प्लस AgCl, AgCl प्रेसिपिटेट हो गया, ये बना। तो इसका जो द्रव्यमान पहले था, रिएक्शन के बाद में जो सोडियम नाइट्रेट बना और सिल्वर क्लोराइड बना, इसका द्रव्यमान, इन दोनों का द्रव्यमान बराबर था। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकला? द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, द्रव्यमान को बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये लॉ बहुत पुराने हैं, लगभग 1750-1800 के आसपास के हैं। तो अभी इसमें एक और चीज आ गई थी, एनर्जी का लॉस या हाशिया होता है डेल्टा ई। जैसे कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उसमें एनर्जी निकलेगी, और एंडोथर्मिक है तो वो एनर्जी लेगी। तो उसके हिसाब से द्रव्यमान संरक्षण का नियम पूर्ण रूप से पहले वो सही नहीं था, उसमें कुछ चेंजेस किए गए थे। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन स्थिर संगठन का नियम। नेक्स्ट नियम देखने से पहले एक एग्जांपल कर लेते हैं, अपन को एग्जांपल कर लेते हैं। ये एक एग्जांपल है, मैंने लिख लिया। 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को कितने ग्राम AgNO3 के साथ रिएक्ट किया जाए कि 14.35 ग्राम AgCl और 8.5 ग्राम NaNO3 प्राप्त हो जाए, जबकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू हो। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होगा तो क्या होगा? AgNO3 प्लस NaCl, NaNO3 प्लस AgCl। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यदि लागू हो तो इस तरफ का द्रव्यमान इस तरफ के द्रव्यमान के बराबर होगा। तो इसका द्रव्यमान AgNO3 का अपने को ज्ञात करना है, x ग्राम, प्लस सोडियम क्लोराइड कितना दे रखा है? 5.85 ग्राम, बराबर होगा रिएक्टेंट का द्रव्यमान बराबर होगा प्रोडक्ट के द्रव्यमान के बराबर। तो NaNO3 का द्रव्यमान कितना दे रखा है? 8.5 ग्राम, प्लस AgCl का कितना दे रखा है? 14.35 ग्राम। तो ये इक्वल टू ये होगा, तो x ग्राम, x बराबर 8.5 प्लस 14.35 माइनस 5.85, तो ये कितना हो जाएगा? 17 ग्राम। तो अपने को 17 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट की आवश्यकता होगी ये रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट नियम देख लेते हैं। नेक्स्ट नियम है स्थिर संगठन का नियम। स्थिर संगठन का नियम, लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। या डेफिनेट या फिक्स्ड कह दो, या डेफिनेट के बोल दो, डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है किसी भी शुद्ध यौगिक के नमूनों, किसी भी शुद्ध यौगिक के नमूनों में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात स्थिर रहता है, चाहे वो किसी यौगिक का नमूना किसी भी स्रोत से प्राप्त किए गए हो। एक बार मैं लिख लेता हूं, उसके बाद अपन समझ लेते हैं। यह नियम क्या बोल रहा है? किसी शुद्ध यौगिक के नमूनों में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात स्थिर रहता है, चाहे यौगिक किसी भी विधि या स्रोत से प्राप्त किया गया हो। मतलब फिक्स्ड प्रोपोर्शन फिक्स रहेगा। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। अपन ने वाटर लिया, एक अपन ने ले लिया RO वाटर, एक अपन ने ले लिया हैंडपंप का वाटर, और अपने एक ले लिया नल से। तो अपन ने
किसी यौगिक यानी जल का अपन ने 3 नमूने लिए, उनमें उपस्थित तत्वों, उसमें उपस्थित तत्व कौन से? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात, इनके द्रव्यमान का अनुपात क्या है? हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 16, 2:16 या 1:8, 1:8, इसमें भी 1:8, इसमें भी 1:8। तो ये नियम क्या बोलता है? किसी भी शुद्ध यौगिक वाटर हो गया के नमूने अपन ने 3 ले लिए सैंपल, तत्वों के द्रव्यमान, तत्व कौन से हो गए? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 1:8 स्थिर रहता है। ये कहीं पे भी ले लो अपन, वाटर कहीं से भी, शुद्ध वाटर कहीं से भी ले, उनमें जो द्रव्यमान मौजूद है उनका प्रपोर्शन अनुपात सेम रहेगा, 1:8 ही रहेगा, वाटर चाहे कहीं से भी प्राप्त किया गया हो। ये नियम बोल रहा है। इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं अपन, तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। हमने एक एग्जांपल लिया लेड पेरोक्साइड का। लेड पेरोक्साइड 2 विधि से प्राप्त होता है। एक अपन को लेड ऑक्साइड, लेड 6.488 ग्राम लेड लिया, उसका रिएक्शन कराया 1.002 ग्राम ऑक्सीजन से, जिसको हमको लेड पेरोक्साइड प्राप्त हुआ। ठीक है। एक दूसरी विधि है, लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, उससे भी लेड पेरोक्साइड बनता है, लेड पेरोक्साइड बनता है। तो इसमें दे रखा, जो अपन ने लेड नाइट्रेट से जो लेड पेरोक्साइड प्राप्त किया, उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज 13.38 है। तो सिद्ध करो कि ये रासायनिक संयोजन के स्थिर संगठन के नियम को फॉलो कर रहा है। तो अपन रिएक्शन लिख लेते हैं, प्लस O2, ये कितना दे रखा है? 6.488 प्लस 1.002। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोलता है? रिएक्टेंट का मास इक्वल टू प्रोडक्ट का मास। तो ये हो जाएगा 7.490। अब इसका परसेंटेज निकाल दें। इसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या है? इसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालते हैं। तो ये क्या बोल रहा है? 7.49 ग्राम लेड पेरोक्साइड के अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल है अपने पास 1.002 ग्राम। तो ये 1 ग्राम में कितनी होगी? ये चला जाएगा डिवाइड में 1.002 डिवाइड बाय 7.49। तो ये 100 ग्राम में कितनी होगी? इंटू 100 हो जाएगा, इंटू 100। तो अपन इसको सोल्व करेंगे तो लगभग ये 13.38 आएगा। मतलब जो अपने को लेड पेरोक्साइड ऑक्सीजन की क्रिया से प्राप्त हुआ और जो लेड नाइट्रेट के गर्म करने से प्राप्त हुआ, इन दोनों के अंदर ऑक्सीजन का परसेंटेज संगठन बोलते हैं तो वो 13.38 है, दोनों में बराबर है। तो ये स्थिर संगठन के नियम का फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट 2 नियम अपने अगले वीडियो में करेंगे, जो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और मल्टीपल प्रोपोर्शन के नियम है, और गैलुसिया का आयतन, गैसीय आयतन संबंधित, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।